गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक अभिनंदन। बीए बीएड, बीएससी बीएड, 4th ईयर, जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी आप पढ़ रहे हैं। जेंडर संबंधी असमानताओं को दूर करने में विद्यालय की, शिक्षकों की, पाठ्यक्रम की और पाठ्य पुस्तकों की क्या भूमिका है। तो मैंने आपको विद्यालय की भूमिका के बारे में बताया। अब है रोल ऑफ टीचर्स, शिक्षकों की क्या भूमिका है। प्रशिक्षणार्थियों, ऐसा करो, ऐसा ना करो, चुप बैठे रहो, धमकी, चेतावनी, दंड, दोषारोपण, ये आपने विद्यालयों में खूब देखा होगा, शिक्षकों के मुंह से सुना होगा। ऐसा ना करो, ऐसा करो, वो करो, ये करो, चुप हो जाइए, चुप बैठे रहिए। ये धमकियाँ, ये दंड या दोषारोपण, सारी कमियां स्टूडेंट की गिनाई जाती हैं। ऐसे विद्यालय को अलोकतांत्रिक विद्यालय कहते हैं। ऐसे शिक्षकों के रोल प्ले को अलोकतांत्रिक तरीका है। लोकतंत्र इसकी इजाजत नहीं देता। ये लोकतंत्रीय पद्धति नहीं है। प्रशिक्षणार्थियों, शिक्षक जो कुदरत ने, जो प्रकृति ने, विधि ने, विधाता ने या परवरदिगार आलम ने या खुदा ने, भगवान ने, ईश्वर ने, मालिक ने, कोई भी सत्ता ने इंसान को शारीरिक रूप से अलग बनाया है। जब मर्द में मानसिक, शारीरिक रूप से भेद पाए जाते हैं तो मर्द और औरत, स्त्री और पुरुष दोनों की प्रकृति के द्वारा बनावट में भेदभाव पैदा किया गया। हम खुदा के, हम ईश्वर के, हम प्रकृति के उस भेद को तो नहीं मिटा सकते, लेकिन एक हथियार हमारे पास है जो उन दोनों की जीवन शैली में, उन दोनों की सोच में, उनके कार्य और व्यवहार में परिवर्तन ला सकता है। वो है शिक्षक का समान व्यवहार। अगर शिक्षक बालक और बालिकाओं में भेद नहीं करते, अगर शिक्षक बालक और बालिकाओं में समानता का व्यवहार करते हैं, तो निश्चित रूप से उनके इस सहयोग से, उनके इस सराहनीय सहयोग से हम जेंडर असमानताओं को दूर कर सकते हैं, लैंगिक भेदभावों को मिटा सकते हैं। प्रशिक्षणार्थियों, आप शिक्षक के पास में ढेर सारे मंत्र होते हैं। शिक्षक का सबसे बड़ा मंत्र यह है कि वो इतनी योग्यता रखता हो कि वो बालकों की क्या समस्याएं हैं और उन समस्याओं का वो समाधान कर सके। शिक्षक कार्य तब कर पाएंगे जब उनके पास में ये योग्यताएं होंगी, ये क्षमताएं होंगी। अगर ये योग्यताएं हैं, ये क्षमताएं हैं कि वो भले और बुरे की पहचान करना जानते हैं, निश्चित रूप से बालकों को भी भले और बुरे कार्य करने से रोकेंगे और भलाई के मार्ग पर चलने के लिए कहेंगे। रकीबों की महफिल में जाना संभल के,
भले और बुरे की नियत पहचान लेना। आप शत्रुओं की महफिल में जा रहे हो तो जरा संभल के जाइए, क्योंकि आपके साथ में शत्रु के द्वारा बुरा भी किया जा सकता है। तो भले और बुरों की नियत पहचान जाइए। प्रशिक्षणार्थियों, शिक्षक को ये पहचान होनी चाहिए कि वो भले बालकों की पहचान करे और बुरे बालकों को पहचान जाए और उन बालकों की समस्याओं की पहचान करे और उनका समाधान भी करे। समस्याओं को पहचानने वाला और समस्याओं का समाधान करने वाला, ये गुण अगर शिक्षक में है तो वो बालकों के लिए इन गुणों को हस्तांतरित कर देगा। प्रशिक्षणार्थियों, क्या आप मेरी बात समझ सकते हैं? मैं आपसे क्या जिक्र कर रहा हूं कि बालकों की योग्यताओं की पहचानने की शक्ति भी शिक्षक के पास में होनी चाहिए। वो बालकों की योग्यताओं को पहचाने, उनकी रुचियों को पहचाने और उसके बाद उनसे वो व्यवहार करे। प्रशिक्षणार्थियों, शिक्षक आत्मविश्वास की भावना से भरपूर होना चाहिए। शिक्षक अगर खुद मुरझाया हुआ है, बालकों के सामने मुरझाए चेहरे को, लटके हुए चेहरे को लेकर जाएगा, ऐसी स्थिति में वो बालकों के लिए क्या सौगातें दे पाएगा, क्योंकि वो खुद उसका आत्मविश्वास डगमगाया हुआ है। ऐसी स्थिति में शिक्षक के पास में इस गुण का बहुत होना जरूरी है। शिक्षक को नई नई तकनीकी को ज्ञान होना चाहिए। तकनीकी के आगमन से, वैज्ञानिक चमत्कारों से शिक्षा में ढेर सारे परिवर्तन हुए हैं। तो एक शिक्षक के लिए, सफल शिक्षक के लिए इन बातों का आना जरूरी है कि वो सीखने की नई नई विधियों को, नई नई तकनीक को हासिल करे, जानकारी ले और ऐसे बालकों की सहायता भी करे जो अपंग हैं, अपाहिज हैं, जिससे कि विद्यालय का वातावरण स्वस्थ बनाया जा सके। अब आ जाइए प्रशिक्षणार्थियों कि शिक्षक को कार्य क्या करना है, शिक्षक को क्या रोल प्ले करना है। शिक्षक को रोल प्ले करना है कि वो लड़के और लड़कियों पर समान रूप से ध्यान दे। ये नहीं कि उनकी पढ़ाई हुई कक्षा में बालक एक तरफ बैठे हों और बालिकाएं एक तरफ दुबक कर शर्मो हया से छुपी हुई बैठी हों और वो अपने आप को संकोची स्वभाव में डाल रही हों। जैसा वो स्वभाव आज डालेंगी, वो उनका कल का निर्माण हो रहा है। आज वो दुबक कर बैठी हुई हैं, सहम कर बैठी हुई हैं, आने वाले वक्त में उनके चरित्र में इन्हीं गुणों को पिरोया जाएगा। वो दबने वाली, डरपोक, दुबकने वाली, छिपी हुई, शर्म से रहने वाली लड़कों का सामना नहीं कर पाएंगी और हमको उनका सामना करवाना है। लेखक का मकसद ये है कि बालक और बालिकाएं जब समाज में सौगातें लेकर जाएं तो उनको ये सौगात ना मिले कि वो लड़कों से सहम जाएं, लड़कों से डर जाएं। उनके लिए शिक्षक का नैतिक दायित्व बनता है कि वो समान रूप से बालक और बालिकाओं पर ध्यान दें। प्रशिक्षणार्थियों, क्या आप मेरी बात समझ सकते हैं कि एक शिक्षक की नैतिक जिम्मेदारी ये बनती है कि वो कक्षा में पढ़ाते समय ये ध्यान रखें कि बालकों को और बालिकाओं को ये अंतर महसूस ना हो कि हम लड़के हैं, हम लड़कियां हैं। उनको ये नहीं लगना चाहिए। शिक्षक पढ़ाते समय समान रूप से ध्यान दें, लड़कियों को और लड़कों पर, दोनों पर समान रूप से। ये नहीं कि शिक्षक लड़कियों पर ही अधिक ध्यान देंगे तो ऐसी स्थिति में कक्षा का माहौल बिगड़ सकता है, अनुशासनहीनता हो सकती है और विरोध के स्वर तेज हो सकते हैं कि वो फलाने गुरुजी आते हैं और लड़कियों से ही बातचीत करके लड़कियों को ही पढ़ाकर चले जाते हैं और हेड मास्टर जी हमारी कक्षा में जो नए सर आए हैं वो हमारे ऊपर ध्यान नहीं देते। इस प्रश्नवाचक चिन्ह से बचना है तो आपकी नैतिक जिम्मेदारी ये बनती है कि लैंगिक असमानता को दूर करने में शिक्षक की भूमिका ये है कि वो बालक और बालिकाओं पर
समान रूप से ध्यान दें। नंबर 2, पिछड़ेपन का शिक्षक का नैतिक दायित्व ये बनता है कि उसकी कक्षा में जो बालक और बालिकाएं पिछड़े हुए हैं, आप जानते हैं कक्षा में 3 प्रकार के बालक पढ़ते हैं। नंबर 1, तीव्र बुद्धि लब्धि वाले, जो गुरु के इशारों से समझ जाते हैं, संकेतों से समझ जाते हैं। नंबर 2, सामान्य बुद्धि वाले, गुरु के जरा थोड़ा समझाने से, प्रभाव डालने से और वो जोर देने से समझ जाते हैं। तीसरे प्रकार के बालक हैं मंद बुद्धि, मास्टर जी पढ़ाते रहें, समझाते रहें, ना पढ़ा ना समझ में आता है, ना समझाना समझ में आता है, तो ऐसे बालकों का भी शिक्षक को सामना करना पड़ता है। ऐसी स्थिति में बालकों के पिछड़ेपन का कारण जानें और उनके कारणों का निवारण करें, ये शिक्षक की नैतिक जिम्मेदारी बनती है। और उन बालक और बालिकाओं के पिछड़ेपन को दूर करें। माना कि आपकी कक्षा में लड़के तीव्र बुद्धि लब्धि वाले हैं, लड़कियां सामान्य बुद्धि की हैं और वो पिछड़ रही हैं, तो उनके कारणों को जानें। क्या कारण है? पारिवारिक कारण है, सामाजिक कारण है, या शारीरिक कारण है, मानसिक कारण है, बौद्धिक कारण है, कौन से कारण हैं जिनकी बदौलत बालिका कक्षा में पिछड़ रही है। तो ऐसी स्थिति में उनके पिछड़ेपन का कारण जानना है शिक्षक को और उनका निवारण करना है। प्रशिक्षणार्थियों, जब आप समान रूप से ध्यान देंगे, उनके पिछड़ेपन का ख्याल रखेंगे, तो निश्चित रूप से बालकों में समानता के गुण विकसित होंगे। शिक्षक के कार्य विभाजन करते समय खास तौर से आप देखते हैं, जब कार्य का विभाजन किया जाता है प्रातःकालीन सभा से लेकर और विद्यालय समापन के समय तक, आप देखते हैं कि सारे के सारे सफाई आदि के कार्य शिक्षकों के द्वारा बालिकाओं से कराए जाते हैं। ऐसी स्थिति में शिक्षक का नैतिक दायित्व ये बनता है कि वो कार्य विभाजन करते समय समानता का ध्यान रखें। कार्य जो लड़कों को दिए जा रहे हैं उसी अनुपात में, समानुपात में बालिकाओं को भी दिए जाने चाहिए। समान रूप से, चाहे वो चौक लाने का हो, डस्टर लाने का हो, विद्यालय की सफाई हो, या प्रातःकालीन प्रार्थना सभा हो, या कोई अनमोल वाक्य बोलना हो, जो भी विद्यालय के समस्त कार्य हैं, प्रयोग हैं और खेल के मैदान हैं, उन सब में शिक्षक के द्वारा कार्य का विभाजन करते समय समानता का ध्यान रखा जाना आवश्यक है। प्रशिक्षणार्थियों, समान रूप से कार्य का विभाजन किया गया है तो लड़के और लड़की में भेद मिटना शुरू हो जाएगा। वो अपने आप में एक राहत की सांस लेंगे कि जो कार्य लड़कों को सौंपे गए थे वो ही कार्य लड़कियों को सौंपे जा रहे हैं, क्योंकि हमको अंतर मिटाना है। हम अंतर को जब मिटा पाएंगे, भेद को तब मिटा पाएंगे जब लड़के और लड़कियों को ये तालीम दी जाएगी, उनका ये नेचर बनाया जाएगा कि लड़कियां, उनकी नई मूवी रिलीज हो गई है और उनकी नई मूवी का नाम रखा है हम किसी से कम नहीं। तो जब उनकी पिक्चर का, उनकी मूवी का टाइटल है हम किसी से कम नहीं, तो वो किसी से कम किससे हैं बताइए? लड़कों से किसी क्षेत्र में पीछे हैं? नहीं, क्योंकि उन्होंने भी वही तालीम ली है, वही शिक्षा प्राप्त की है जो लड़कों को दी जा रही थी, वही गेम्स खेले हैं जो लड़कों को खिलाए जा रहे थे, वही नृत्य किया है जो लड़के कर रहे थे, वही गाने गाए हैं जो लड़के गा रहे थे। सारे के सारे विद्यालय की करिकुलम, को करिकुलम एक्टिविटीज़, पाठ्यक्रम गामी क्रियाएं और पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं में स्काउट गाइड हो, एनसीसी हो, योगा हो, व्यायाम हो, खेलकूद हो, स्पोर्ट्स हो, सारे गेम्स उन्होंने लड़कों के साथ में खेले हैं।
इसलिए वो अब लड़कों से किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं हैं। अब वो सहम कर बैठने वाली नहीं हैं, अब वो दुबक कर बैठने वाली नहीं हैं, अब वो लड़कों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाली बालिकाएं हो गई हैं। शिक्षक के पढ़ाते समय कभी कभी मुंह से ऐसे शब्दों का प्रयोग हो जाता है जो लड़कियों को और लड़कों को लज्जित कर सकता है, शर्मिंदा कर सकता है। उनको इस शर्मिंदगी से बचाने के लिए, उनको इस कथन के प्रभाव से बचाने के लिए शिक्षक की नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि वो लिंग भेद वाले शब्दों का प्रयोग कक्षा कक्ष में ना करें। क्या है? कैसे लड़कियों की तरह रो रहे हो? कहा तो गया है लड़कों से और चोट लगी है लड़कियों पर। क्या कहा गया? अरे लड़कियों की तरह रोता है। कहा तो है लड़के से और चोट लगी है लड़कियों पर। क्योंकि उनको लिंग भेद से प्रदर्शित किया जा रहा है कि लड़कियां रोती हैं, आंसू बहाती हैं, और लड़के के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग ना करें। अरे ये क्या, लड़कियों को ये प्रयोग ना करें कि ये क्या बंदरों की तरह उछल कूद कर रही हो। बंदर मीन्स बॉयज की तरह। तो ऐसे शब्दों के प्रयोग से, ऐसे कथनों के प्रयोग से हम भेदभाव को बढ़ावा ही देंगे, घटाना नहीं होगा। घटा नहीं सकते। ये तो बढ़ावा देना हुआ कि हम लिंग भेद के शब्दों का प्रयोग कक्षा में कर रहे हैं। प्रशिक्षणार्थियों, एक शिक्षक की नैतिक जिम्मेदारी ये बनती है कि वो ऐसे लिंग भेद के कथनों का प्रयोग कक्षा में ना करें। प्रशिक्षणार्थियों, मैं आपसे जिक्र कर रहा था समूह का निर्माण। जब शिक्षक विद्यालय में, कक्षा में समूह का निर्माण करें तो उनको इस बात का ख्याल रखना है कि वो लड़के और लड़कियों के मिले जुले समूह बनाएं। ऐसे ग्रुप ना बना दें जिसमें लड़कियां ही लड़कियां हों, ऐसे ग्रुप ना बनाएं जिसमें लड़के ही लड़के हों। ऐसे ग्रुप बनाए जाएं जिनमें लड़कियां भी हों और लड़के भी हों। मिलजुल कर ग्रुप बनाने से दोनों एक दूसरे के करीब आएंगे और दोनों एक दूसरे के प्रति सम्मान भावना अपने व्यवहार में, कार्य में विकसित करेंगे। समूह का निर्माण करते समय मिलजुल कर जो समूह के निर्माण हुए हैं, तो ऐसे मिले जुले समूहों से छात्र छात्राओं के बीच, बालक और बालिकाओं के बीच आदर और सम्मान की भावना विकसित होगी। और लेखक यही चाहते हैं कि महिलाओं के संग होने वाली असमानताओं को दूर करने में शिक्षक क्या रोल प्ले कर सकता है। टीचर्स का रोल यही है कि वो मिले जुले समूहों का निर्माण करें। उत्तरदायित्व और चुनौतीपूर्ण कार्य देते समय शिक्षक का नैतिक दायित्व ये बनता है कि वो बालक और बालिकाओं को, दोनों को एक जैसी जिम्मेदारियां दे। उनको चुनौतीपूर्ण भूमिका में बालकों को ही खड़ा नहीं किया जाए, बॉयज को ही नहीं बल्कि बालिकाओं को भी चुनौतीपूर्ण उत्तरदायित्व सौंपे जाने चाहिए। चैलेंजिंग रोल करने के लिए लड़के ही नहीं हैं, स्टंट सीन करने के लिए लड़के ही नहीं हैं, वो चुनौतीपूर्ण भूमिकाओं के लिए लड़कियां भी हैं। क्योंकि जैसा कि मैंने पहले कहा कि उनकी नई मूवी रिलीज हुई है और मूवी का टाइटल है हम किसी से कम नहीं। वो अब चैलेंजिंग रोल करना चाहती हैं, चुनौतीपूर्ण भूमिकाओं को अदा करना चाहती हैं।
अब वो चैलेंज को स्वीकार करना सीख गई हैं, क्योंकि उनके गुरु ने ये मंत्र दिया है कि आप जीवन में चैलेंजिंग रोल करना भी सीखो, चुनौतीपूर्ण भूमिकाओं को अदा करना जानती है। शिक्षक को पूर्वाग्रह से ग्रसित नहीं होना चाहिए, वरना वो पाठ को पढ़ाते समय अपने कार्य से, अपने व्यवहार से, अपनी वाणी से उन मनोदशाओं को जो महिलाओं के प्रति उसने बना रखी है, उसी सोच को वो बालक और बालिकाओं में डाल देगा। फॉर एग्जाम्पल, कुछ महिलाएं पुरुषों से चिढ़ती हैं, ईर्ष्या करती हैं। कुछ पुरुष महिलाओं से नफरत करते हैं और कोई भी उनके साथ में ऐसा मिसबिहेव हुआ हो, चाहे उनको महिला ने धोखा दिया हो या उनको पुरुष ने धोखा दिया हो, तो जिस महिला को पुरुष ने धोखा दिया है, जिस पुरुष को महिला ने धोखा दिया है, तो वो उन पूर्वाग्रहों से ग्रसित हो जाता है कि सारी महिलाएं बेवफा होती हैं, सारे पुरुष बेवफा होते हैं। तो वो पुरुष महिलाओं से नफरत, महिला पुरुषों से नफरत, और वो बन गए हैं शिक्षक। तो ऐसी स्थिति में जो महिलाएं हैं शिक्षक की भूमिका में, तो वो बालकों के साथ में उन्हीं मनोदशाओं को, उन्हीं पूर्वाग्रहों को अपनी विचारों में, अपने व्यवहारों में प्रदर्शित कर देंगे। और जो शिक्षक महिलाओं से नफरत करने के लिए उन पूर्वाग्रहों से ग्रसित है, उन प्राचीन घटनाक्रम से ग्रसित है, भूतकाल में जो घटनाएं हुई थी उनसे ग्रसित है, और वो कोई भी हो उस भावना से ग्रसित होने के बाद जब विद्यालय में शिक्षक की भूमिका में होगा, तो ऐसी स्थिति में वो बालक और बालिकाओं से नहीं चाहते हुए भी अपने कार्य से, अपने व्यवहार से, अपनी वाणी से उन्हीं मनोदशाओं को प्रकट कर देगा। इसलिए शिक्षक को पूर्वाग्रह से ग्रसित नहीं होना चाहिए। महिलाओं के प्रति जो समानता के व्यवहार की बात है, उस व्यवहार को लेकर ही उसको कक्षा में जाना है और वो ही पाठ बालक और बालिकाओं को पढ़ाना है। प्रशिक्षणार्थियों, मैं आपको पूर्वाग्रह का ग्रसित होने के बारे में बता रहा था कि अगर शिक्षक इन पूर्वाग्रहों से ग्रसित नहीं है तो वो बालकों में समानता के भाव प्रदर्शित करेगा। अभिभावकों से संपर्क, शिक्षक का नैतिक दायित्व ये बनता है कि वो बालक और बालिकाओं के अभिभावकों से, माता पिताओं से संपर्क स्थापित करे। माता पिता और अभिभावकों से जब संपर्क स्थापित हो जाएगा तो ऐसी स्थिति में जो माँ बाप पूर्वाग्रह से ग्रसित हैं उनके पूर्वाग्रहों को दूर किया जा सकता है। बालक के जन्म के समय जश्न मनाना और लड़का पैदा होने की खुशी में स्वर्ग की सीढ़ी मानना, या पिंडदान करेगा, मुखाग्नि देगा और स्वर्ग में ले जाएगा, इन सोचों को, इन दृष्टिकोणों को, इन नज़रियों को चेंज करने के लिए शिक्षक को अभिभावकों से संपर्क करना अनिवार्य है। वो जाए और उन पेरेंट्स, गार्जियंस की उन दकियानुसी सोचों को बदले, जो उन्होंने रूढ़ियाँ, वो परंपराएं, वो कुरीतियाँ जो अपने जहन में, मनोमस्तिष्क में, अपने विचारों में डाल रखी हैं, उनको जाकर दूर करे और उनको बताए कि उनकी बेटियां उनके लिए बेटों के समान ही हैं, क्योंकि बेटियां बेटों से किसी भी क्षेत्र में, किसी भी फील्ड में कम नहीं हैं। ये पाठ पढ़ाना है। शिक्षक जाकर ये पाठ पढ़ाए कि पेरेंट्स, गार्जियंस को जो बालक और बालिका में भेदभाव करते हैं, जो लड़के और लड़की में अंतर महसूस करते हैं,
ऐसे पेरेंट्स गार्जियंस को, अभिभावकों से शिक्षक का संपर्क होना अनिवार्य है। वो जाए और उनके लिए उन नज़रिए को, उनके उस दृष्टिकोण को चेंज करे, उनको बताए कि उनकी बेटियां बेटों से कम नहीं हैं। अंडरस्टैंड? चलिए, तो ये अभिभावकों से संपर्क होगा, तभी हम अभिभावकों के दृष्टिकोण को, उनके विचारों को चेंज कर पाएंगे और समाज में बालक और बालिकाओं के भेदभाव को मिटा सकेंगे। प्रशिक्षणार्थियों, आगे बात चलती है आपकी सफल महिलाओं को विद्यालय में आमंत्रित करना। एक शिक्षक बालिकाओं के साथ में होने वाले भेदभाव को मिटाने के लिए अपने विद्यालय में जिन महिलाओं ने समाज में, शिक्षा में, चिकित्सा में, विज्ञान में, व्यवसाय में, राजनीति में, अर्थशास्त्र में अपना प्रमुख स्थान बना रखा है, उन महिलाओं को विद्यालय में आमंत्रित करें और उनको प्रेरणा के लिए बालक बालिकाओं को ये प्रेरणा प्रदान करें कि देखिए, ये भी लड़कियां ही हैं जो समाज में, राजनीति में, शिक्षा में, चिकित्सा में, विज्ञान में और अर्थशास्त्र में और सिनेमा में अपना महत्वपूर्ण योगदान प्रदान कर रही हैं। आप देख लीजिए, समाज की ऐसी विदुषी महिलाओं को, समाज की ऐसी महान शख्सियतों को जिन्होंने समाज में सफलता हासिल की है, उन विभिन्न प्रकार की महिलाओं को विद्यालय में बुलाया जाए, आमंत्रित किया जाए, उनको चीफ गेस्ट बनाया जाए, मुख्य अतिथि बनाया जाए और कार्यक्रम के माध्यम से बालिकाओं को ये प्रेरणा प्रदान की जाए जिससे वो आगे चलकर उस प्रेरणा को प्राप्त करके अपने जीवन को भी सफल बनाएं। प्रशिक्षणार्थियों, सफल महिलाओं की फहरिस्त लंबी है और उस फहरिस्त पर चर्चा न करके आप जानते हैं कि राजनीति के क्षेत्र में हमारे देश में विभिन्न महिलाएं सफल हैं। बहन कुमारी मायावती हों, सोनिया गांधी हों, प्रियंका वढेरा हों, श्रीमती वसुंधरा राजे हों, सुश्री उमा भारती हों या आपकी ममता बनर्जी हों, ये ऐसी विदुषी महिलाओं के नाम हैं। स्मृति ईरानी हों, ये ऐसी विदुषी महिलाओं के नाम हैं जिन्होंने अपने जीवन में महिला होते हुए भी सफलता अर्जित की है। चाहे सिनेमा के क्षेत्र में ऐश्वर्या राय हों, सुष्मिता सेन हों, कैटरीना कैफ हों या आलिया भट्ट हों, इनसे भी प्रेरणा ली जा सकती है, सफलता के मंत्र सीखे जा सकते हैं और बालिकाओं को प्रेरणा प्रदान की जा सकती है कि ये महिला होकर अपना परचम इन विभिन्न क्षेत्रों में लहरा रही हैं। वृंदा करात, ये ऐसी महान मेधा पाटेकर, ये ऐसी महान शख्सियतें हैं जिनसे किरण बेदी, ये ऐसी महान शख्सियतें हैं, इनसे बालिकाओं को प्रेरणा मिलेगी। प्रथम आईपीएस का उनके पास में ये तमगा है कि भारत की प्रथम महिला आईपीएस, भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी और भारत के राष्ट्रपति पद तक पहुंचने वाली श्रीमती प्रतिभा पाटिल। तो इस सफल महिलाओं को गिनाया जा सकता है और जो हैं उनको सफल महिलाओं को विद्यालय में बुलाया जा सकता है। प्रशिक्षणार्थियों, विषय वस्तु द्वारा शिक्षक अपनी विषय वस्तु के माध्यम से भी बालकों को ये प्रेरणा प्रदान कर सकते हैं कि वो बालक और बालिकाओं के अंतरों को मिटा सकें। ये प्रेरणा है कि आप नागरिक शास्त्र या सामाजिक ज्ञान का पाठ पढ़ाते समय परिवार एवं समाज नामक आप कोई प्रकरण पढ़ा रहे हैं तो उस परिवार और समाज में आप ये पढ़ा सकते हैं कि एक आदर्श परिवार वो है जिसमें सब लोग मिलजुल कर रहते हों। परिवार में दादा दादी हों और परिवार में माता पिता हों और वो सब मिलजुल कर रहते हों, सहयोग करते हों। परिवार में भूमिकाओं को बदलकर, ये नहीं कि पुरुष वर्ग के द्वारा जो कार्य किया जाता है
और महिलाओं वर्ग के द्वारा जो कार्य किया जाता है उनकी भूमिकाओं को चेंज करना है। भूमिकाएं ये हैं कि सफाई आदि का कार्य आपके दादाजी, आपके पिताजी, आपके भैया कर रहे हैं। बाजार से सब्जी लाने का कार्य आपकी दादी जी, आपकी मम्मा, आपकी बहन ये ला रहे हैं। तो इस प्रकार से हम भूमिकाओं को बदलकर भी समाज में जेंडर समानता ला सकते हैं, महिलाओं के साथ होने वाले भेदभाव को दूर कर सकते हैं। प्रशिक्षणार्थियों, समान श्रम और समान वेतन का जो कानून 1976 में लागू हुआ, उसके लिए भी जागरूक किया जा सकता है कि बालिकाएं जो श्रम करेंगी और बालक जो श्रम करेंगे, दोनों ने अगर समान श्रम किया है तो वेतन भी समान ही मिलेगा। जबकि आप देखते हैं कि महिला मजदूर के लिए वेतन में कटौती कर ली जाती है, पुरुष के लिए बेलदार शब्द का प्रयोग, और महिला ने कार्य किया है तो कुली कुछ ऐसा नाम दिया जाए, पुली का कुली ऐसा नाम दिया जाता है, और उसको पुरुष बेलदार से पैसे कम दिए जाते हैं, क्योंकि महिलाएं कोमलांगी हैं और वो कोमलांगी होने से कम कोमल हैं, वो कम वजन उठाएंगी, पुरुष ज़्यादा वजन उठाएंगे। ऐसी सोच विकसित ना करें। अर्थात समान कार्य किया है तो समान वेतन मिलना चाहिए। समय अवधि, अगर दोनों ने बराबर की समय अवधि में कार्य किया है, समान समय है, तो उनको दोनों के लिए ये नियम भी लागू होता है कि समानता विकसित करने के लिए महिला और पुरुष के लिए समान कार्य की अवधि होनी चाहिए। प्रशिक्षणार्थियों, मैंने आपको मेरा ये छोटा सा पाठ पढ़ाया जिसमें इतिहास शिक्षक के माध्यम से ये प्रेरणा प्रदान की जा सकती है कि इतिहास के कोई शिक्षक हैं तो ये उदाहरण दें कि कण्व ऋषि के आश्रम में शकुंतला ने विद्यार्थी बालकों के साथ में बालिका होते हुए भी शिक्षा हासिल की और अपने जीवन को सफल बना लिया। आप अगर चित्रकला के शिक्षक हैं तो आप ये शिक्षा प्रदान कर सकते हैं चित्र आदि के माध्यम से, जिसमें लड़के और लड़कियों के लिए समानता प्रदर्शित करने वाला कोई चित्र हो। विद्यार्थियों, ये सहयोगी समितियां बनाकर, खेलकूद की समितियां बनाकर, पुस्तकालय की समितियां बनाकर, मनोरंजन गोष्ठियों का निर्माण करके हम विद्यालय में समानता के गुण विकसित कर सकते हैं बालक और बालिकाओं में। परीक्षार्थियों, छात्र प्रतिनिधियों के समूह के माध्यम से भी हम समानता के गुण विकसित कर सकते हैं। जब लड़के और लड़कियों को कक्षा के प्रतिनिधि बनाया जाए तो एक कक्षा का प्रतिनिधि लड़की हो, एक कक्षा के प्रतिनिधि जो दूसरा बनाया जाए वो लड़का हो। इस प्रकार से समानता विकसित की जा सकती है। विद्यालय परिषद का गठन करते समय भी छात्र छात्राओं को समान रूप से इसमें भागीदारी लेनी होगी, अर्थात लड़के और लड़कियों को समान रूप से विद्यालय परिषद में समान रूप से भागीदारी देनी होगी। ये शिक्षक का रोल है। सहगामी क्रियाएं, पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं में तर्क, वाद विवाद, भाषण आदि ऐसे विषय हैं, खेलकूद जिसमें सहयोग की भावना होती है। लड़के और लड़कियों की मिलीजुली टीम जब खेलेगी तो ऐसी स्थिति में एक दूसरे के प्रति सहयोग और सम्मान की भावना विकसित होगी और निश्चित रूप से हम समानता को पाने में सफल हो पाएंगे, क्योंकि लड़कियों ने सहयोग किया है लड़कों का, लड़कों ने सहयोग किया है लड़कियों का। अब वो दूसरे को असमान नहीं समझते, अब उनके पास में एक गुण आ चुका है कि वो लड़कियों में कोई अंतर महसूस नहीं करते हैं, वो अपने समान ही लड़कियों को समझते हैं और लड़कियां लड़कों का सम्मान करती हैं। इस प्रकार से हम समानता विकसित कर सकते हैं, शिक्षक समानता विकसित कर सकते हैं और जेंडर असमानताओं को, लैंगिक असमानताओं को एक हद तक मिटाया जा सकता है। मैं आपके लिए, आपके पेरेंट्स, गार्जियंस के लिए धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। आपने बड़ी विनम्रता से मेरा ये पाठ पढ़ा, सोचा, समझा और जाना। प्रशिक्षणार्थियों, मैं आपके लिए पुनः धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। आप पूछना चाहते हैं पूछ लीजिए, जो भी आपका माकूल सवाल होगा उसका माकूल जवाब दिया जाएगा। धन्यवाद। थैंक यू।